सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। आज हम लोग क्लास जो 10 का हिंदी है उसे पढ़ेंगे। इसमें पहले भूमिका होती है इस पेज पर। तो भूमिका में देखिए पहले लिखा है गद्य क्या है। जैसे हिंदी में दो होता है, गद्य और पद्य। तो पहले पढ़ना हमें गद्य। गद्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले हम इसे जान लेते हैं। गद्य उसे कहा जाता है जैसे छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। मतलब अगर गद्य की परिभाषा पूछे तो एक लाइन में हमको क्या जवाब देना है कि छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। एक लाइन में हमको यही जवाब बताना है। अगर गद्य की परिभाषा पूछे तो यही लिखना है हमें। आइए आगे देखते हैं। गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। क्या लिख रहा है कि गद्य धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की जो भाषा है उससे में गद्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग गा के तो बोलते नहीं हैं। जो कविता होता है हमारा, कविता जो लिखा होता है वो पद्य में होता है। तो वही कह रहा है कि जो हम लोग बात करते हैं ये सब भाषा जो होती है वो गद्य की होती है, क्योंकि हम लोग गा के तो बोलते नहीं हैं। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना होता है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम तथा साधारण व्यवहार का भाषा ही गद्य है। ठीक है, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, विवेचन एवं वर्णन करने आदि के लिए होता है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल गद्य के रूप में व्यक्त भी कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्व में वृद्धि होती जा रही है। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भाव को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि ज्ञान होगा तभी हम किसी की बातों को समझ पाएंगे। और गद्य के ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य आदि में भी एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया। किसका? गद्य का। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है। और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकी है। ठीक है, इसको ऐसे बता रहे हैं, बाकी इसमें कुछ समझाना नहीं है। गद्य का मतलब क्षेत्र कितना बड़ा है ये बताया गया है इसमें। अगर परिभाषा में पूछता है तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। पहला लाइन जो था वो गद्य की परिभाषा थी। एक लाइन में अगर आंसर देना होगा तो वही है। बाकी अगर बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा तो थोड़ा बहुत बढ़ा के हमें लिखना होगा। जो चीज़ें बता रही हूँ अगर दिमाग में बैठा लीजिएगा तो पेपर में बिना याद किए भी कुछ चीज़ें अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में गद्य का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये सब बातें। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। जो हम लोग भाषा अभी बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भाषा क्या होगा? खड़ी बोली होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा जो मथुरा और आगरा के आसपास क्षेत्र हैं वहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपका होगा कि जो ये 8 बोलियाँ हैं इसको याद करना होगा कि गद्य के अंतर्गत कौन सी 8 बोलियाँ हैं, क्योंकि सभी बोलियों में आप गद्य नहीं लिख सकते हैं।
तो ये 8 बोलियाँ ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत शामिल हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। ठीक है, प्राचीनतम अगर पूछे तो वो हमारा राजस्थानी एवं ब्रजभाषा के अंतर्गत मिलता है, इसको भी याद रखना है। गद्य और पद्य में अब आइए अंतर देखते हैं। मैंने कहा ना 2 भाग हैं, गद्य और पद्य। अभी तक हम लोगों ने गद्य की परिभाषा पढ़ी, अब पद्य और गद्य में अंतर क्या है। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य, यानी काव्य जिसमें कविताएं लिखी जाती है उसे पद्य साहित्य या काव्य कहा जाता है। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय, जो गद्य हमारा है उसका विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। मतलब जो पद्य हम काव्य लिखते हैं उसमें हमारी भावनाएं होती हैं, और जो गद्य लिखते हैं ये हमारे विचार में, जैसे हमारे दिमाग में कुछ आया और हमने लिख दिया, तो ये हमारा गद्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्त वैचित्र्य, संप्रेषण, ये दिया नहीं है संप्रेषणीयता, ये मतलब संचार की भाषा यानी बातचीत की भाषा को हम संप्रेषण कहते हैं, और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। अलंकार आप लोग को जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे अलंकार। जबकि गद्य में लेखक उनके विचारों को अभिव्यक्त करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक और चिंतन का अंकुश होता है, तो पद्य में स्वतंत्र कल्पना का उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य और अर्थ सभी प्रायः सामान्य होते हैं। ठीक है, जबकि जो पद्य है उसमें विशिष्ट होते हैं। ये थोड़ा सा परिचय है, भूमिका है, जानना जरूरी है। पेपर में प्रश्न यहाँ से पूछे ना पूछे, लेकिन हमें गद्य और पद्य क्या होता है इसकी भूमिका जानना जरूरी होता है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से कैसे क्या है। कहाँ तक हमने पढ़ा? हाँ, गद्य में शब्द, वाक्य और अर्थ सभी प्रायः सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशिष्ट होता है। कविता शब्दों की नई सृष्टि है, इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। मतलब कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है, जबकि गद्यात्मक भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उसके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करते हैं। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए वातावरण तैयार रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। ठीक है, परिभाषा है, पढ़ लीजिएगा, उबिएगा नहीं कि परेशान हो जाए इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आपको थोड़ा सा मन में मतलब एक भावना बन जाएगी कि कैसे गद्य को किसे कहा जाता है और पद्य किसे कहा जाता है। ठीक है, उक्त वैचित्र और अलंकरण की प्रवृत्ति भी गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जैसे गद्य क्या है, कोई कहानी लिखा गया तो वो गद्य में लिखा जाता है, कोई नाटक लिखा गया तो गद्य में लिखा जाता है। तो उसमें जो आप बात कह सकें, विस्तार से आप बात कह सकते हैं। ठीक है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत के रूप में कहने की प्रवृत्ति होती है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक तथा तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि काव्य में वर्णन सूक्ष्म एवं संकेतात्मक होता है। गद्य में विरल ही वाक्य अपूर्ण होता है, जबकि काव्य में विरल वाक्य पूर्ण नहीं होता। मतलब दूर दूर लिखा हो वो वाक्य पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार गद्य और पद्य विषय भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वथा भिन्न 2 रूप हैं, और दोनों के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी भिन्न होते हैं। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों की पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यद्यपि जैसे ऐसा नहीं है कि गद्य में भावपूर्ण, चिंतनशील मन स्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं होती और पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, किंतु सामान्यतः गद्य और पद्य की प्रकृति उपयुक्त प्रकार की ही होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं गद्य का स्वरूप क्या क्या है। गद्य का स्वरूप क्या क्या है।
थोड़ा सा मतलब धैर्य से पढ़ना होगा, क्योंकि अभी लग रहा होगा कि क्या है ये सब, लेकिन जब धीरे धीरे सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है इसका, गद्य का और पद्य का। अब हम लोग गद्य का स्वरूप क्या होता है उसको पढ़ेंगे। विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण, वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना हमें कि जो विषय है और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण, मतलब सही जगह पे लिखना, वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का प्रतिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं है। मतलब खड़ी बोली जो है वो स्वयं में अपने आप में कोई बोली नहीं है। इसका विकास कई क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, कई जो आसपास की बोलियां थी क्षेत्रों में, उन सभी को मिलाने के बाद खड़ी बोली का जन्म हुआ। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों को खोज करने के बाद यह माना कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ। जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने मतलब जब खोजबीन किया तो उनको पता चला कि जो खड़ी बोली है उसका जो विकास हुआ कहाँ से आया, तो ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से माना गया। अब ब्रजभाषा आपका जो क्षेत्र है वो मथुरा, कानपुर, मथुरा आगरा के आसपास बोला जाता है, और ये राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का। तो ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान इसको दक्षिणी एवं अवधि का सम्मिलित रूप मानते हैं। अवधि जो अवध का क्षेत्र है, लखनऊ और फैजाबाद के आसपास, इसे अवधि अवध क्षेत्र माना जाता है। आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है इसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का समावेश दृष्टिगोचर होता है। मतलब कई क्षेत्रीय बोलियों का समावेश मतलब सम्मिलित है, दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, भाषा वह साधन है। भाषा क्या है? देखिए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। जैसे भाषा नहीं होता तो हम कैसे बोलते? किसी को कोई चीज़ कहना होता है तो क्या करता है? कोई भाषा में ही तो कहता है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, कोई अंग्रेजी में बात करता है, तो कोई कन्नड़ में बात करता है, कोई मलयालम में बात करता है, लेकिन ये सब भाषाएं ही तो हैं जिससे हम एक दूसरे से भली भांति मतलब अपनी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, तो इसे भाषा ही तो कहा जाएगा। और दूसरों के विचार स्वयं समझता है और उनके विचारों को हम समझते हैं, इसे भाषा कहा जाता है। भाषा के माध्यम से अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को दो प्रकार से व्यक्त करता है। जैसे हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। कौन कौन सा? पहला है कि पद्य या गद्य में, चाहे हम पद्य में व्यक्त करेंगे, चाहे हम गा के व्यक्त करेंगे, चाहे गद्य में व्यक्त करेंगे, उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के कारक तत्व है। अभिव्यक्ति मतलब हम व्यक्त करते हैं, जो अपनी बातें रखते हैं किसी के सामने, उसे अभिव्यक्ति कहा जाता है। भावना परवड़ हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क है। ठीक है, हृदय और मस्तिष्क की यहाँ हो सकता है थोड़ा सा भी आपको टफ लगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऐसे ही देखते जाइएगा, हम आसानी से आगे जो भी होगा उसको समझाएंगे। ठीक है, सर्दी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाने। मस्तिष्क की न्यून अधिक सक्रियता के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य यानी काव्य साहित्य कहते हैं। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है और उनका छंदोबद्ध रूप, छंद होता है, पढ़ाएंगे अलंकार में अलंकार, छंद, समास, रस, ये सब होता है व्याकरण हिंदी का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हिंदी का पार्ट होता है। किसी भी भाषा का व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको व्याकरणीय ज्ञान नहीं होगा तो आप सही से लिख पढ़ नहीं पाइएगा। जिसमें क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के साथ रागात्मक मनोभावों की कलापूर्ण अभिव्यंजना उपस्थित की जाती है। छंद में लय होता है, ताल होता है। पद्य या काव्य कहलाता है। ठीक है, ये पद्य और या काव्य की परिभाषा है। इसमें लयबद्धता होती है ना, कोई कविता पढ़ते हैं तो देखिए उसमें लय होता है, तो वही कह रहा है।
गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक होती है। गद्य क्या होता है? वाक्यबद्ध विचारात्मक होता है। अब ये जो पढ़ रहे हैं ये तो गद्य में लिखा गया है ना, काव्य में तो है नहीं, जो है पद्य में है नहीं, ये गद्य में ही लिखा गया है। ऐसे ही समझ लीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ये गद्य में लिखा गया है। इसका लक्ष्य विचारों या भाव को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना होता है। संप्रेषित मतलब आदान प्रदान करना है हमें। वक्तव्यपूर्ण, यथातत्व और प्रभाव उत्पादक संप्रेषण गद्य का प्रमुख दायित्व है। गद्य की भाषा प्रकृत व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ भी सोचता है, वक्ता मतलब जो बोलने वाला है, जैसे हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे तत्काल अनायास व्यक्त भी कर सकता है। जैसे मन में आता है कोई बात आया और तुरंत किसी के सामने हमने कह दिया, तो वही कह रहा है। काव्य भाषा की भांति इसमें भंगिमा, वक्रता, अलंकृत, लय, तुक, यति, प्रभाव आदि लाने के लिए प्रत्यय नहीं करना पड़ता। अब इसको हम लय, तुक क्या होता, प्रवाह क्या होता, ये सब पढ़ाएंगे व्याकरण में, ठीक है, उसी में समझ पाइएगा आप। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति यानी समझने की प्रधानता रहती है गद्य में। अतएव वर्णन, कथा, विचार, व्याख्या और अनुसंधान के लिए यह सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान आपका विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्व में वृद्धि होती जा रही है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, नाटक जो हिंदी में होता है, कथा, साहित्य आदि में इसका एक छत्र राज स्थापित हो चुका है। एक छत्र मतलब यही, जैसे अब कोई भी भूगोल का किताब आप पढ़िए तो उसमें गद्य में ही तो लिखा रहेगा, और इतिहास है, विज्ञान है, कविता में तो कोई लिख कर आता नहीं है, सब गद्य में ही लिखा रहता है, पद्य में कुछ नहीं लिखा रहता है। तो वही कह रहा है कि एक छत्र मतलब अकेले राज्य स्थापित किया हुआ है। उपन्यास आदि हैं, महाकाव्य है। महाकाव्य क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, सब बताएंगे। भारतीय युग में प्रभुत मात्रा में गद्य साहित्य पढ़ा और लिखा जाने लगा। भारतीय युग बता रहा है, जैसे हिंदी हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आदिकाल हिंदी का, हिंदी जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आदिकाल, दूसरा होता है भक्ति काल, तीसरा होता है रीतकाल, चौथा होता है आधुनिक काल। तो जो भारतीय युग कहा वो 1850 से माना जाता है। हम एक एक करके आराम से पढ़ाएंगे, आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो भारतीय युग 1850 ईस्वी से माना जाता है। उस युग में भारतीय का जन्म हुआ और वहीं से उस युग का नाम ही भारतीय युग पड़ गया था। भारतेंदु जी गद्य लेखक में बहुत मतलब सक्रिय लेखक हुए। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, कम से कम 100 रचनाएं उन्होंने लिखा था, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है गद्य साहित्य में। संप्रति हिंदी साहित्य अधिकांशतः गद्य में ही लिखा जाने लगा, मतलब जो हिंदी की साहित्य है वो हमें गद्य में अधिकांशतः लिखा जाने लगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हिंदी गद्य का विकास। हम प्रश्नों के माध्यम से सब बताएंगे। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा में के रूप में होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, कई बार मैं बता चुकी हूँ, तो ये हम लोग का क्या हुआ, गद्य हुआ। तो सही पहले विकास कैसे हुआ था, ऐसे बात करने के लिए, मतलब बात करने की जब शुरुआत हुई उसी से भाषा का विकास माना जाने लगा। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य के मध्यम स्थिति माना जाता है। साहित्य में जिस गद्य रूप का उपयोग होता है उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ मानना चाहिए। विभिन्न लेखकों और कवियों न केवल वैचारिक जगत अपना होता है बल्कि अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें अपनी भाषा शैली की भी सृष्टि करनी पड़ती है। क्या प्रेमचंद, क्या प्रसाद, क्या शुक्ल। प्रेमचंद आप जानते होंगे, इनकी कई कहानियां हैं, प्रेमचंद ने कई कहानियां लिखी हैं। प्रसाद जयशंकर प्रसाद को कह रहे हैं, और शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल जी का उल्लेख कर रहे हैं। प्रायः सभी को अपने अपने वैचारिक जगत की सृष्टि के रूप में अपनी अपनी भाषा शैली भी विकसित करनी पड़ी, ठीक है। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इनकी 3 कोटियाँ उपलब्ध है। इसको आराम से आप लोग धीरे धीरे एक बार सुन लीजिएगा तो मन में बैठ जाएगा कुछ चीज़ें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भी भूमिका है, हो सकता है ये अच्छे से आपको ना समझ में आ रही हो, लेकिन आगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इतिहास, जीवनी यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक
मतलब जो 3 भागों में बांटा गया उसको देखिए, इतिहास, जीवनी, यात्रा। अब इतिहास, जो चीज़ें घटनाएं बीत गई हैं उसे जब हम लिखते हैं तो इतिहास के रूप में लिखते हैं। और जीवनी, जैसे मैंने अपने बारे में कुछ लिखा तो ये जीवनी लिखा जाता है। और यात्रा यानी मैंने, मान लीजिए मैं कहीं घूम कर आई और जो कुछ भी मैंने देखा, सुना, जाना उसको लिख दिया तो उसे यात्रा बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत बोला जाता है। इसमें शॉर्ट में यात्रा लिख दिया है। इसका वर्णनात्मक वर्णन किया जाता है, ठीक है। और विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए विवेचनात्मक होता है। ये सभी बताएंगे क्या है। और तीसरा है ललित, निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावनात्मक होता है, यानी भावना जुड़ी होती है, अपनी भावनाओं से लिखते हैं ललित, निबंध, गद्य, गीत और नाटक, ठीक है। विविध विषयों के अनुरूप गद्य प्रवाह, स्पष्टता, चित्रमयता, अलंकरण आदि की मात्राओं में कमी बेसी करनी पड़ी है। गद्य की उपयुक्त कोटियों में अभेद दीवार खड़ी नहीं की जा सकती है, ठीक है। लेखक की जो रुचि होती है, प्रयोजन होता है, मन की अवस्था होती है, व्यक्तिगत अनुभूत आदि के कारण वह एक दूसरे में अंतः प्रविष्ट होती हैं। आचार्य शुक्ल के एक ही निबंध का प्रारंभ जहाँ विवेचनात्मक होता है, वहीं बीच बीच में भावनात्मक कोटि की भाषा भी के दर्शन हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शाखा और विधा ने आवश्यकता अनुसार अपने विशिष्ट विधि और शैली का विकास किया, साथ ही परस्पर उनका आदान प्रदान भी चलता रहा, ठीक है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में लिख रहा है। संसार की दूसरी भाषाओं के समान ही हिंदी भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ। पद्य की इस प्राचीनता के अनेक कारण हैं। एक प्रमुख कारण तो यह है कि आरंभ में मानव का अपनी भाव प्रधान प्रकृति के कारण पद्य रचना में ही वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। मन की प्रसन्नता के लिए कविता से बढ़कर दूसरा साधन उसे नहीं मिलता है। दूसरा कारण यह है कि उस समय टंकर मुद्रण, टंकड़ मतलब जो छपाई होती, जो प्रिंट होता है, जैसे मैंने पेपर लिया तो पेपर पे क्या होता है, छपा होता है ना, यही आपकी बुक ही समझ लीजिए, किताब जो आपका ये टंकर, टंकर मतलब पहले लिखना है, मुद्रण मतलब छपाई करना है, ठीक है। तो यही कह रहा, आदि साधनों के अभाव में विचारों को संजोए रख सकना संभव नहीं था। आपको पता आ गया होगा टंकड़ क्या होता है। टंकड़ मतलब टाइपिंग करना, लिखना, और मुद्रण यानी उसको प्रिंट करना, छपाई करना, ठीक है। जहाँ जहाँ थोड़ा सा कठिन वर्ड आएगा वो मैं बताऊंगी, और अगर आपको समझ में ना आए कोई शब्द तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उत्तर बता दूंगी अगले मतलब अगले भाग में। यह पद चूँकि निश्चित लय ताल में होने के कारण सरलता से कंठस्थ हो जाता है। मतलब जैसे एक इसका कहने का मतलब है, जो पद होता है, कविता होता है, वो एक लय ताल में होता है। जैसे सुबह सवेरे क्या होता है, मतलब जैसे कविता कोई हुआ, कोई लाइन हुआ तो वो हम लोग को जल्दी से याद हो जाता है। लेकिन अभी कहिए कि इसको पूरा याद कर ले तो ये पूरा याद नहीं होगा, ये समझ पर होगा। मतलब जो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा वही अगर पेपर पर पूछा तो हम थोड़ा बहुत वही लिख देंगे। तो वही कह रहा है कि ये निश्चित कंठस्थ मतलब याद हो जाना होता है, ठीक है। इसमें शब्दों को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। शब्दों का अर्थ क्या होता है इससे समझ जाओगे तो आसानी से लिख सकते हो। इसलिए प्राचीन काल के मानव ने ज्योतिष विज्ञान और आयुर्वेद जैसे विषयों से संबंधित अनुभव सामग्री को पद्य रूप लेकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए संचित किया था। मतलब ये लोग कविता बना दिए उसका। परिणामतः कई शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष जब पूरा हो जाए तो उसे एक शताब्दी बोलते हैं, तक पद्य का ही प्राधान्य रहा। और ब्रज भाषा यानी गद्य के कुछ छिटपुट प्रत्ययों को अपवाद मान लें तो उसका वास्तविक जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। अब ये भी पीछे पेपर हुआ था और उसमें पूछा था कि गद्य का विकास किस शताब्दी से शुरू हुआ, तो उसका आंसर यही आया था 19वीं शताब्दी। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। परंतु पिछले 100 वर्षों में जिससे त्वरित गति से उसके चरण बढ़े और जिन विविध दिशाओं में उसने मानव अनुभूतियों को प्रसार किया, उसे देखकर आश्चर्य होता। मतलब आश्चर्य मतलब जैसे कहते हैं ना, अरे चौंक जाओ हुआ है, तो उसे वही कह रहा कि आश्चर्य होता कि पिछले जो 100 साल हैं उसमें बहुत तेज़ी से इसका विकास हुआ गद्य का, ठीक है। हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत है। जो हिंदी गद्य है उसका कब मतलब विकास हुआ, इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपनी बातें कही हैं।
कुछ मानते हैं कि 10वीं शताब्दी से हुआ, तो कुछ मानते हैं कि 13वीं शताब्दी से। मतलब ज़्यादातर लोग 13वीं शताब्दी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग 10वीं शताब्दी भी मानते हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी के नव जागरण काल में हिंदी वास्तविक स्वरूप उस समय स्पष्ट दिखाई देने लगा, जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हुआ, पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। ठीक है। पश्चिम यानी पश्चिमी जो हुआ था, अंग्रेजों का शासनकाल हुआ था, उससे ले रहा है। नए आधुनिक विचारों, नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहा था, अतः साहित्य में उसकी प्रतिध्वनि स्वाभाविक है। इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य के नवीन माध्यम की मांग कर रही थी। राजस्थानी ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के गद्य रूपों पर विचार करने से पूर्व हमें आदिकालीन गद्य की स्थिति और गद्य रूपों की पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है। आदिकालीन गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित कृतियाँ हैं, देख लीजिए कौन कौन सा। कुबलय माला कथा 9वीं शताब्दी, राउर बेल 11वीं शताब्दी, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी, कीर्तलता 14वीं शताब्दी। अब इसको हम बता दें ये क्या है, नहीं सोचो कि ये क्या पढ़ा दी मैं। जैसे आदिकाल मैंने अभी बताया ना, हिंदी का 4 भाग था, मतलब 4 भागों में बांटा गया था। तो सबसे पुराना काल क्या था? आदिकाल से ही शुरुआत मानी जाती है। तो आदिकाल में कुछ लेखकों ने अपनी कृतियाँ लिखी, मतलब अपना, जैसे मान लीजिए हमने कोई किताब लिखा, उसका कोई नाम दे दिया, तो वही हमारी वो कृति मानी जाएगी। तो कुछ लेखक थे जिसने आदिकाल में अपना कृतियों को लिखा, वो कौन कौन थे? तो कुबलय माला एक था, ये किताब का नाम है। दूसरा है राउर बेल, ये की भी किताब है। और यहाँ लिखा है कि 9वीं शताब्दी, शताब्दी 9वीं शताब्दी में लिखा गया, या 11वीं शताब्दी में। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में लिखा गया। ये दामोदर का है लिखा हुआ, मतलब दामोदर इसके लेखक हैं, उक्त व्यक्ति के। वर्ण रत्नाकर लिखा गया 14वीं शताब्दी में, और कीर्तलता लिखा गया, विद्यापति के लेखक है इसके, 14वीं शताब्दी में। एक एक करके हम सब पढ़ाएंगे, बस खाली आराम से आप लोग पढ़िए, अभी टाइम है, पूरी तैयारी हम करा देंगे आप लोगों की। आप लोगों को बिना टेंशन के पूरा आसानी से आप लोग हिंदी कराएंगे। अब देखिए राजस्थानी गद्य क्या। अब राजस्थानी गद्य के बारे में बताया जा रहा है कि राजस्थानी गद्य क्या है। राजस्थान में आसपास में जो लिखा गया उस समय आदिकाल में, उसे राजस्थानी गद्य नाम दिया गया, राजस्थानी भाषा में लिखने की वजह से। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी गद्य में मिलते हैं। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पात्रों, पट्टे परवानों, जैनियों के धार्मिक उपदेश, राजनीतिक, गणित, इतिहास, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजस्थानी गद्य प्रारंभ से संस्कृत की समाज शैली और भाषा के अभ्रंश रूपों से प्रभावित रही। बाद में इस पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई देने लगा। ठीक है। बाद में राजस्थानी गद्य का स्वरूप 3 प्रकार की साहित्यिक रचनाओं में मिलता है। कौन कौन सा? स्वतंत्र रूप से लिखे गए मौलिक तथा अनुदित ग्रंथों में। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद। जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश में लिख दिया है और हम मान लीजिए उसको हिंदी में लिख दे, जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा था उसको हिंदी में लिख दे, तो इसे अनुवाद कहा जाता है। उम्मीद करते कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। दूसरा टीका। टीका यानी किसी, जैसे मान लीजिए रामायण लिखा है या महाभारत लिखा है, तो उसको हम आसानी से किसी भाषा पर वैसे लिख दें, बस खाली इस तरह से लिखिए कि आपको और अच्छे से समझ में आए, तो उसे टीका बोला जाता है। तीसरा, कवियों की निजी रचनाओं में बीच बीच में टीकाओं के रूप में। ठीक है। ये 3 राजस्थानी गद्य का स्वरूप है। अब आइए देखते हैं। सन 1847 ईस्वी की बात है। फतेह राम बैरागी कृत पंचाख्यान, ये कोई लेखक है फतेह राम बैरागी, राजस्थानी लेखक होंगे। उनका पंचाख्यान में राजस्थानी गद्य का अधिक परिमार्जित रूप मिलता है। स्वतंत्र रूप से लिखे गए ग्रंथों में गद्य का रूप अधिक प्रौढ़ व परिमार्जित है। कवि और इतिहासकार श्यामल दास द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ वीर विनोद 1835 ईस्वी में लिखा था, 2 भागों में विभक्त है। इस ग्रंथ में मुख्यतः मेवाड़ का इतिहास वर्णित है, पर प्रसंगवश जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि राजस्थान की दूसरी रियासतों का वर्णन भी प्राप्त होता है। ठीक है। आइए अब देखते हैं ब्रजभाषा गद्य क्या है। ब्रजभाषा गद्य देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज का
प्राचीनतम रूप, ये जान लीजिए हिंदी में रामचंद्र शुक्ल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और आपका पहला लेसन भी रामचंद्र शुक्ल से ही शुरू है गद्य में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बताएंगे धीरे धीरे, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, 1 बाय 1 आपको बताएंगे। वीडियो को रोक के एक बार में ना पढ़ने में मन लगे 2 बार में पढ़िएगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़िएगा। ये नहीं कि वीडियो फुल करके पढ़ ले, नहीं, धीरे धीरे पढ़िएगा, बातों को आपको अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार में नहीं समझ में आएंगे, दूसरा बार में पढ़ लीजिएगा। ब्रजभाषा गद्य देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा का जो प्राचीनतम रूप है यानी पुराना रूप है, वो 1343 ईस्वी तक ही प्राप्त होता है। 1343 ईस्वी बोलते हैं बहुत लोग, हम 43 बोलते हैं। इस गद्य का प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उपदेश में किया था। कालांतर में भाषाई शोधकर्ताओं के आधार पर, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1343 ईस्वी का माना, वह 1658 ईस्वी से पहले का नहीं हो सकता, ऐसा विद्वानों ने माना था। ठीक है, आगे चलकर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य एक मतलब जो कृष्ण काव्य होगा उसमें पढ़ाएंगे, बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। इनके पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था? विट्ठलनाथ। इन्होंने लिखा था श्रृंगार रस मंडल, विट्ठलनाथ ने, इनके पुत्र ने। विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ थे। मतलब आपको 3 क्रम मिला। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे गोसाई विट्ठलनाथ, गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। यहाँ पर देखिए गोसाई जी का लिखा हुआ है विट्ठलनाथ का श्रृंगार रस मंडल। इसको आप लोग ऐसे एक पेन लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट उसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि गोसाई विट्ठलनाथ जो है श्रृंगार रस मंडल लिखिए, तो एक तरफ का भी लिख दीजिएगा, एक तरफ कृति लिख दीजिएगा, रचना लिख दीजिए और उसको लिख दीजिएगा। जैसे गोसाई विट्ठलनाथ आपने लिखा, फिर डैश ऐसे लगा के श्रृंगार रस मंडल लिख दीजिए। उसके बाद विट्ठलनाथ को लिखिए, विट्ठलनाथ मतलब हो गए, गोकुलनाथ लिखिए। फिर इनका एक ग्रंथ है 84 वैष्णवन की वार्ता। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा था, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इनका जो गोकुलनाथ इनके पुत्र थे, ये 84 वैष्णवन की वार्ता में 84 जो कवि हुए उनके बारे में लिखा था। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे सब, 84 उनके बारे में लिखा था। और 252 वैष्णवन ये विट्ठलनाथ के शिष्य हुए, उनके बारे में इन्होंने लिखा था। तो यानी गोकुलनाथ ने 2 ग्रंथ लिखा, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। अब इसको आपको कॉपी में लिख लेना है ताकि याद हो जाए, और इसको याद कर लेना है। आदि कृतियों में प्रयुक्त गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्रचलित रूप माना गया। मतलब ये सब में ब्रजभाषा में लिखा गया, क्योंकि ये सब कृष्ण भक्त थे, और कृष्ण भक्त आपको पता है मथुरा में ही होंगे, मथुरा के आसपास के लोग थे। मतलब दूर के भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय मथुरा के आसपास ही ज़्यादातर लोग थे। 1603 ईस्वी में नाभादास एक लेखक है, उनकी रचना है अष्टयाम इन्होंने लिखा था। बैकुंठ मणि शुक्ल का है आगहन महात्म्य, यानी बैकुंठ मणि शुक्ल एक लेखक है, उनका है आगहन महात्म्य, ये इनका रचना है। और बैसाख महात्म्य, यानी 2 लिखा इन्होंने 1623 ईस्वी में। अब यहीं पर ये सब याद करने वाली चीज़ें आ गई हैं कि इनकी रचनाओं को हमें याद करना है। 1710 ईस्वी में सूरत मिश्र एक लेखक थे, उन्होंने लिखा बैताल पच्चीसी। ठीक है, हो सकता है आपको दिखाई न दे। अब देखिए बैताल पच्चीसी लिखा, किसने लिखा? सूरत मिश्र ने लिखा। आदि ग्रंथों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ब्रजभाषा गद्य के मौलिक तथा अनुदित ग्रंथ निम्नवत है, यानी ब्रजभाषा में लिखा गया मौलिक और अनुदित रचना लिखा गया। प्रियादास एक लेखक थे, उनका देख लीजिए, इन्होंने लिखा सेवक चरित्र 1779 ईस्वी में। हीरालाल ने लिखा आईने अकबर की भाषा वचनिका 1795 ईस्वी में। एक तरफ ये कवि है प्रियादास, हीरालाल, ये सब इनकी रचना है। तो एक तरफ ऊपर कवि लिखिए और दूसरी तरफ रचना लिखिए, और कवि को एक तरफ, रचना एक तरफ, और इसको याद कर लेना आप लोगों को। लल्लू लाल है कवि, इनका लिखा हुआ है राजनीति 1802 ईस्वी में। और माधव विलास, क्या लिखा है? माधव विलास।
1817 ईस्वी में। ठीक है, लल्लू लाल की 2 रचना हो गई, राजनीति और माधव विलास, तथा मणिक लाल ओझा है एक लोग। इनका जो लिखा हुआ है रचना वो है सोमवंशन की वंशावली 1828 ईस्वी। भाषा की दृष्टि से प्रियदास और लल्लू लाल की कृतियाँ महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि इन दोनों लोग की जो रचनाएँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, या पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको यहीं से याद कर लेना है। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा गद्य में अनेक महत्वपूर्ण टीकाएँ भी लिखी गई। टीकाएँ लिखी गई, मैंने टीका बताया कि क्या होता है। इसके बावजूद ब्रजभाषा गद्य जीवन की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को सशक्त न बना सका। इसको याद कर लेना है। ठीक है, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं आप लोग। तो हम इस भाग में बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, और नहीं तो आप लोग ऊब जाएंगे। तो छोटा छोटा ही हम वीडियो पढ़ाएंगे, वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। आप लोग देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा, उसी हिसाब से हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।